हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, प्रधानाचार्य टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठूमर एवं टैगोर वेटनरी कॉलेज कठूमर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत हम और आप जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे उसमें भारतीय संविधान पर चर्चा हम और आप कर रहे थे। भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में हमने और आपने कई सारे टॉपिकों पर चर्चा की अब तक, जिनमें प्रमुख रूप से लिखित, निर्मित एवं विस्तृत संविधान, इसी तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, समाजवादी व्यवस्था आदि टॉपिकों पर हम और आप चर्चा कर चुके हैं। अगली बात हम और आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण, लचीलेपन का मिला जुला रूप, सम्मिश्रण, मिला जुला रूप, समन्वय। अगली जो चर्चा करने लायक बात है वो है एकात्मक व संघात्मक शासन व्यवस्था। इसी कड़ी में एकल नागरिकता या एकहरी नागरिकता। नेक्स्ट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसको वयस्क मताधिकार के रूप में भी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपातकालीन उपबंध या आपातकालीन प्रावधान। फिलहाल इन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। कठोर एवं लचीला शब्द दो हैं, कठोर और लचीला। संविधान किसे कहते हैं? यानी ऐसा संविधान जिसके प्रावधानों में कोई भी बदलाव करने के लिए कठोर प्रक्रिया का, कठिन प्रक्रिया का पालन करना पड़ता हो, उसे कठोर संविधान कहते हैं। जैसे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर प्रक्रिया पर आधारित संविधान है यदि उसमें संशोधन, बदलाव, चेंजमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का भी है, स्विट्जरलैंड का भी है। ये ऐसे देश हैं जहां कठोर संविधान पाया जाता है। संविधान के कठोर संविधान के ये उदाहरण माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ के संविधानों में यदि संशोधन की, बदलाव की, परिवर्तन की, चेंजमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, कठोर है, कठिन है। इसलिए ऐसे संविधानों को कठोर संविधान कहा जाता है। जबकि दूसरा संविधान होता है लचीला संविधान, यानी ऐसा संविधान, किसी देश का ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही साधारण हो, आसान हो। लेकिन हमारे देश की यदि हम बात करते हैं, भारतवर्ष की यदि हम बात करते हैं, तो हिंदुस्तान के, भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कठोर भी है और लचीली भी है। इसीलिए संविधान की विशेषता बन गई कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर एवं लचीलेपन का समन्वित रूप, मिला जुला रूप, यानी भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कैसे, आइए सुनते हैं। भारत के संविधान को आसानी से नहीं बदला जा सकता। भारत के संविधान में संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। यदि देश के विकास की बात अवरुद्ध हो रही है, यदि देश का विकास करना है और कानून में यदि बदलाव की जरूरत है, तो भारत के संविधान को बदला भी जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलेपन का मिला जुला रूप है। कैसे, देखिए,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान संविधान में संख्या और दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन मूल संविधान का अनुच्छेद 368 क्या कहता है हमको? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान को बदलने की प्रक्रिया, कितनी विधि से हम संविधान को बदल सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो ये चीज हमें बताता है अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन के 3 तरीके, 3 विधियां। पहली विधि का नाम है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। संसद के साधारण यानी कि सरल प्रक्रिया है ये, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। ये लचीलेपन का उदाहरण आता है, हमारा संविधान लचीला है। एक चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा, संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो संविधान ने संसद को दिया है। कुछ धाराओं में, कुछ अनुच्छेदों में, कुछ प्रक्रियाओं में, कुछ प्रावधानों में बदलाव के लिए हम राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति भी लेते हैं, जिसका हम अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों का मिला जुला रूप है, समन्वित रूप है, सम्मिश्रण है। जैसे अनुच्छेद 368 इसकी व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन की 3 विधियां हैं। पहली विधि है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरी विधि का नाम है संसद के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन। संसद के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन। और तीसरी, जिसको जटिल प्रक्रिया कहते हैं, इसको संसद संविधान में संशोधन की जटिल प्रक्रिया कहते हैं, कठिन प्रक्रिया कहते हैं, जो हमें यह दर्शाता है कि हमारा संविधान कठोर भी है। तो इसमें हमें आवश्यकता पड़ती है दूसरी वाली विधि से आगे बढ़ने की, कि संविधान में संशोधन के लिए यदि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से अनुमति मिल चुकी है, तो ऐसे संविधान संशोधन विधेयक को 50% यानी कि आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। 50% यानी कि आधे राज्य विधानमंडल उस पर अपनी अनुमति देंगे तो ही संविधान को बदला जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो हमारे संविधान को बदलने के तरीके कितने हैं, विधियां कितनी हैं? 3। ये बात हमको किसने बताई? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की 3 विधियां हैं। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। संसद में जो उपस्थित लोग हैं, संसद में जो उपस्थित सांसद हैं, उनके साधारण बहुमत से विधेयक पारित करके, संविधान संशोधन विधेयक पारित करके राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। ये संविधान में संशोधन की साधारण प्रक्रिया थी, सरल प्रक्रिया थी, जो हमें दर्शाती है कि हमारा संविधान लचीला भी है। दूसरा है, इसको कठिन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, कठोर में माना जाता है कि संसद के 2/3 यानी संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से यदि संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ है तो ही वह संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित संविधान संशोधन विधेयक पर जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तीसरी विधि, जिसको जटिल प्रक्रिया कहते हैं, संविधान में संशोधन की कठिन प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया। जटिल क्यों है? क्योंकि जब किसी संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है, तब ऐसे विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और राज्य विधानमंडलों में भी आधे यानी कि 50% राज्य विधानमंडल उस संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करते हैं तो ही संविधान में संशोधन संभव है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और अंततः उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है। माना कि राज्यसभा ने संविधान संशोधन विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, तब ऐसा विधेयक कहाँ जाएगा? संसद के दूसरे सदन यानी कि लोकसभा में भी जाएगा। लोकसभा ने भी उस संविधान संशोधन विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया है, तब वह राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के लिए जाएगा। राज्यों की विधानसभा उस पर स्वीकृति देंगी,
यहाँ आपको याद रखना होगा राज्य विधानमंडल से तात्पर्य ये हुआ कि राज्य विधानमंडल का जो निम्न सदन है, प्रथम सदन है, जिसका नाम होता है विधानसभा, जो सभी राज्यों में होती है। क्योंकि विधानमंडल कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक है और शेष राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल पाया जाता है। राजस्थान में एक सदनीय है। द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले जो राज्य हैं, और में आपको याद रखना होगा द्विसदनात्मक विधानमंडल, ये सभी राज्यों में नहीं। द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य के लिए एक छोटा सा सूत्र है, कुमभाट, KUMVAT। पहले कुम जाट हुआ करता था, जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर नहीं है इसमें। तो अब कितने राज्य बचे हैं? 6। K से कर्नाटक माना जाएगा, U से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B से बिहार और A से आंध्र प्रदेश और T से तेलंगाना। एक बार पुनः सुन सकते हो, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये सूत्र यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि के से केरल भी बन जाता है, लेकिन यहाँ के से हम तुकबंदी मिलाएंगे कर्नाटक। यू से उत्तराखंड भी बन जाता है, लेकिन हमारी तुकबंदी होगी यहाँ उत्तर प्रदेश। एम से मिजोरम भी बन जाता है, मणिपुर भी बन जाता है, मध्य प्रदेश भी बन जाता है, लेकिन यहाँ एम से तात्पर्य केवल महाराष्ट्र ही होगा। बी से बिहार ही होगा, ए से असम नहीं, आंध्र प्रदेश ही होगा, टी से केवल तेलंगाना ही होगा। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां राज्य विधानमंडल कैसा मिलता है? द्विसदनीय मिलता है, द्विसदनात्मक, यानी 2 सदनों वाला विधानमंडल मिलता है, जिसमें प्रथम सदन होता है विधानसभा और द्वितीय सदन होता है उच्च सदन, जिसको हम कह सकते हैं वो है विधान परिषद। लेकिन मैं यहाँ आपसे चर्चा कर रहा था संविधान में संशोधन की जटिल प्रक्रिया, जिसमें संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित संविधान संशोधन विधेयक पर आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। लेकिन राज्य विधानमंडल से तात्पर्य यहाँ हमें लगाना होगा केवल विधानसभा, यानी कि राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, शक्तिशाली सदन। कौन सा माना जाता है? जनता का सदन है, ये लोक सदन है, ये यानी कि ये निम्न सदन है, ये शक्तिशाली सदन भी माना जाता है। तो विधानसभा यानी राज्य, कितने राज्य? 50%, यानी आधे राज्यों की विधानसभा जब संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर देती हैं, तब जाकर के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है। तब अंतिम रूप से उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह चीज संविधान में दर्ज हो जाती है, वो अटेस्टेड हो जाती है, वो वेरीफाई हो जाती है और संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। ओके सर, तो यहाँ हमने और आपने आज एक विशेषता के रूप में, एक टॉपिक के रूप में भारतीय संविधान में पढ़ा। भारत का संविधान कठोर भी है, भारत का संविधान लचीला भी है, यानी इन दोनों का मिला जुला रूप भी है। कठोर क्यों है? ये दोनों चीज हमें बता रही है कि भारत का संविधान कठोर है। कठोर संविधान वह होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल हो, कठिन हो, आसानी से संविधान में बदलाव नहीं किया जा सके, वो कठोर संविधान कहलाता है। लेकिन ऐसा संविधान जिसमें आसानी से, साधारण प्रक्रिया से संविधान को आसानी से बदला जा सके, उसमें संशोधन किया जा सके, वो लचीला संविधान कहलाता है। लेकिन हमारा संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, बल्कि कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रित रूप है, समन्वित रूप है, मिला जुला रूप है, जिसके लिए हमने अनुच्छेद 368 का सहारा लिया था। अनुच्छेद 368 ने हमें बताया था हमारे संविधान को बदलने के, संशोधन करने के 3 तरीके हैं, 3 विधियां हैं। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, जो हमें बता दी कि हमारा संविधान लचीला भी है, और दूसरा है संसद के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन और जटिल प्रक्रिया द्वारा संविधान में संशोधन। यह हमें बता दिया हमारा संविधान कठोर भी है। इसलिए भारत का संविधान कठोर, ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, बल्कि कठोर और लचीलेपन का समन्वित रूप है, मिला जुला रूप है, सम्मिश्रण है। आगे चलते हैं। एकात्मक व संघात्मक, यह 2 चीजें पढ़ने को मिलती हैं। एक शब्द है एक, या संघ, मिला। तो एक का मतलब है कि हमारा जो शासन है, हमारी जो शासन व्यवस्था है, वो परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि देश में संकट काल है, आपातकाल है, तो देश की शासन व्यवस्था को एकात्मक कर दिया जाता है। याद रखिए आप,
आपातकाल में, संकट काल में, इमरजेंसी पीरियड में देश का शासन कैसा होता है? एकात्मक होता है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश की शासन व्यवस्था को एकात्मक भी कर दिया जाता है। एकात्मकता के लक्षण हमारे संविधान में है। लेकिन जब देश में सामान्य काल होता है, जब देश पर कोई संकट नहीं होता है, जब अमन चैन होता है, तब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, तब सामान्य काल होता है। सामान्य काल में देश का शासन कैसा होता है? संघात्मक होता है। अब एकात्मक शासन का मतलब हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। संपूर्ण देश के नागरिकों को गहरी नागरिकता प्रदान की गई है। तो भारत की जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पूर्ण स्वतंत्र रखी गई है। ऐसे प्रावधान हैं जो हमें दर्शाते हैं कि हमारा शासन एकीकृत भी है, एकात्मक शासन के लक्षण भी हमारे संविधान में हैं। और संघात्मक का मतलब होता है सामान्य काल, ऐसी स्थिति जब हमारे देश पर कोई किसी तरह की कोई कष्ट या संकट परेशानी नहीं आ रही हो, वो सामान्य काल होता है। और सामान्य काल में देश का शासन कैसा रहता है? संघात्मक। और संघात्मक शासन के लक्षण जैसा कि मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, संघात्मक शासन के लक्षण हमने कहां से अपनाए हैं? कनाडा से। कनाडा संघीय शासन का जनक है। कनाडा ने ही सर्वप्रथम इस धरती पर संघीय शासन को अपनाया था। तो भारत में भी कनाडा की संघीय शासन व्यवस्था प्रभावित है। संघात्मक लक्षण हमारे संविधान में है। अब संघीय शासन कहते किसे है? संघात्मक शासन होता कैसा है? यानी ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन रहकर शासन संचालन के लिए सहमत हो जाए, राजी हो जाए, एग्री हो जाए, तो वह शासन व्यवस्था होती है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था, मिलीजुली शासन व्यवस्था, जहां केंद्र राज्यों को साथ लेकर चले और यदि आवश्यकता पड़े तो राज्य भी केंद्र की मदद के लिए तत्पर रहे, वह शासन व्यवस्था संघीय शासन, संघात्मक शासन होता है। वो फेडरलिज्म होता है जो हमने कहां से अपनाया है? कनाडा से अपनाया है। तो हमारा जो शासन है वो एकात्मक भी है। आपातकाल में देश का शासन एकात्मक माना जाता है और सामान्य काल में देश का शासन संघीय हो जाता है, संघात्मक ही रहता है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर शासन करते हैं एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन रहकर। यहाँ केंद्र शक्तिशाली माना गया है। जैसा कि आपको मैं पूर्व में बता चुका हूं कि संविधान निर्माताओं का जो झुकाव है वो केंद्र के पक्ष में रहा है, केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, केंद्र हमारा शक्तिशाली कैसे है कि हमारी जो विधायी शक्तियों का विभाजन है, विधायी शक्तियों का विभाजन, विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया। संविधान निर्माताओं ने विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया है, जिसमें पहली सूची है संघ सूची, संघ सूची या संघीय सूची, बातें कही गई है, चढ़ गया। दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची विधायी, विधि, कानून से संबंधित जो शक्तियां हैं उनको संविधान निर्माताओं ने 3 भागों में विभाजित किया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघीय सूची के जो विषय हैं, जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग हैं, 97 विभाग, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का ही है। जैसा कि आप जानते हो भारत में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, आज तो तीसरी सरकार स्थानीय सरकार भी है, जो हम विशेषता के रूप में आपको और भी पढ़ाएंगे। त्रिस्तरीय सरकार है भारत में। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रमुख रूप से शासन संचालन करती है। केंद्र सरकार संपूर्ण भारत का शासन संभालती है, जबकि राज्य सरकारें केवल अपने राज्य विशेष का ही शासन संचालन करती हैं। इसलिए उनके विभाग बांट दिए गए हैं। केंद्र सरकार संघ सूची के समस्त विषयों पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार राज्य सूची के समस्त विषयों पर कानून बनाएगी। लेकिन आपको याद रखना होगा, यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि संविधान निर्माताओं का जो झुकाव है वो केंद्र के पक्ष में रहा है, केंद्र को शक्तिशाली बनाया है। संविधान के विशेषज्ञों ने, संविधानविदों ने, संविधान निर्माताओं ने कैसे शक्तिशाली बनाया है कि संघ सूची के समस्त विषय जो राष्ट्रीय महत्व के माने गए हैं, संघ सूची के विषयों को कैसा माना गया है? राष्ट्रीय महत्व के विषय। राष्ट्रीय महत्व का मतलब हो गया कि संपूर्ण भारत देश के काम में आने वाले विषय। राज्य सूची के विषय जो होते हैं वो स्थानीय महत्व के माने गए हैं, स्थान विशेष के, जगह विशेष के, अलग अलग तरह के।
स्थानीय महत्व के विषय माने गए हैं राज्य सूची के विषय। इस सीएम पर कानून निर्माण का अधिकार किसे दिया गया है? राज्य सरकारों को। समवर्ती सूची, इसमें देखिए संघ का मतलब हो गया केंद्र, ये बनाएगा कानून राष्ट्रीय महत्व के विषय। राज्य सूची के विषय स्थानीय महत्व होते हैं, कौन बनाएगा कानून? राज्य सरकार। लेकिन यहाँ समवर्ती, समान रूप से बरती जाने वाली शक्तियां, समान कौन कौन हो गए? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यानी समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। क्यों? क्योंकि समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं वो राष्ट्रीय महत्व के विषय भी होते हैं प्लस स्थानीय महत्व के विषय भी होते हैं। इसलिए इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी कि संसद का और राज्य सरकार यानी कि विधानमंडल का भी होता है। लेकिन अब मैं आपको जो स्पष्टीकरण करना चाहता हूं वो ये है कि संविधान निर्माताओं का झुकाव केंद्र के पक्ष में रहा है। संविधान निर्माताओं ने केंद्र को शक्तिशाली बनाया है। कैसे बनाया है? देखिए ना आप इधर, संघ सूची के समस्त विषयों पर कानून कौन बना रहा है? केंद्र सरकार। राज्य सूची के समस्त विषयों पर कानून कौन बना रहा है? राज्य सरकार। लेकिन संसद का जो दूसरा सदन है राज्यसभा, संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, राज्यसभा यदि राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो जाएगा तो उस पर कानून अब राज्य सरकार नहीं बनाएगी, कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। तो संघ सूची के विषय तो केंद्र सरकार के पास पहले से है ही, लेकिन राज्य सूची के किसी भी विषय को यदि राज्यसभा ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया तब उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का नहीं बल्कि केंद्र सरकार ही उस पर कानून बनाएगी। इसका मतलब केंद्र शक्तिशाली है। यहाँ तो कौन शक्तिशाली है? यहाँ भी केंद्र ही शक्तिशाली है। अगर आइए समवर्ती सूची के विषय जो राष्ट्रीय महत्व के भी होते हैं और स्थानीय महत्व के भी होते हैं, इसलिए उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है। लेकिन समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून निर्माण करते समय, विधि निर्माण करते समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य यदि मतभेद उत्पन्न हो जाए, यदि टकराव और तनाव उत्पन्न हो जाए तो अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का ही मान्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि समवर्ती सूची के विषयों में भी शक्तिशाली कौन है? केंद्र। संघ सूची में शक्तिशाली कौन? एकमेव केंद्र। राज्य सूची के विषयों में शक्तिशाली कौन? यदि राज्यसभा कहती है तो केंद्र शक्तिशाली है। और यहाँ तो आपने सुना अभी कि समवर्ती सूची के यदि किसी भी विषय पर कानून निर्माण करते समय, कानून बनाते समय केंद्र सरकार यानी कि संसद और राज्य सरकार यानी कि विधानमंडल के मध्य मतभेद उत्पन्न होता है, वैमनस्यता उत्पन्न होती है, टकराव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होता है, तो अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का ही मान्य होगा यानी कि संसद ही उस पर कानून बनाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान निर्माताओं का झुकाव केंद्र के पक्ष में रहा। ये हमारे संविधान की आलोचना भी है कि संविधान निर्माताओं का जो झुकाव है वो केंद्र के पक्ष में रहा है। राज्यों को शक्ति विहीन किया है कि संविधान निर्माताओं ने, संविधान के विशेषज्ञों ने, संविधान विदों ने, संविधान विज्ञों ने। तो यहाँ राज्य शक्तियों के विभाजन से स्पष्टीकरण हुआ था कि राज्य शक्तिशाली हैं लेकिन उनकी शक्तियां केंद्र के अधीन है, केंद्र ही शक्तिशाली है अंतिम रूप से। अगली विशेषता के रूप में हम और आप पढ़ने जा रहे हैं एकैली नागरिकता, एकल नागरिकता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है कनाडा से। कनाडा से प्रभावित संघीय शासन व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि कनाडा की तरह भारत में भी दो तरह की नागरिकता होनी चाहिए। कनाडा में, अमेरिका में देश के नागरिकों को दो तरह की नागरिकता, दोहरी नागरिकता है। वहाँ एक तो उस देश की नागरिकता होती है जिस देश के वो नागरिक हैं और दूसरी उस राज्य की भी नागरिकता होती है जिस राज्य में वो रहते हैं। जैसे कि मैं भारत में भी रहता हूँ और राजस्थान में भी रहता हूँ और भारत में संघीय शासन व्यवस्था है तो मेरे पास भी नागरिकता संघीय शासन होने के नाते दो तरह की होनी चाहिए। मैं भारतीय नागरिक भी होना चाहिए और राजस्थान का नागरिक भी होना चाहिए। लेकिन भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने अनोखापन जोड़ा है, मौलिकता जोड़ी है, अपना प्रोजेक्ट दिया है। जैसा कि मैं आपको शुरू वाली वीडियो में बता चुका हूं कि हमारे संविधान पर विदेशी संविधानों का असर है।
संविधान निर्माता, संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दूसरे देशों के संविधानों का जब बारीकी से अध्ययन किया था तो उनमें जो अच्छाइयां थी वो अच्छाइयां निकाल करके उन्होंने भारतीय संविधान में जोड़ी, समाहित की, स्थान दिया, जगह दी। लेकिन उनको ज्यों का त्यों नहीं जोड़ा, उनमें अपनापन जोड़ा, मौलिकता जोड़ी, अपना प्रोडक्ट उसमें दिया, अपने तरीके से उस चीज को भारतीय संविधान में जगह दी। जैसे कि यहाँ देखिए आप, संघीय शासन है भारत में, और संघीय शासन का मतलब होता है कि नागरिकों को दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, उस देश की भी और उस राज्य की भी, जिस राज्य में वो नागरिक रहता है। लेकिन भारत में संघीय शासन तो है, लेकिन नागरिकता एकहरी है। आप आसाम में रहिए, आप जम्मू कश्मीर में रहिए, राजस्थान में रहिए, आप तमिलनाडु में रहिए, कहीं भी रहिए, संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य के कोने में रहिए, आप भारतीय हैं। आपको एकहरी नागरिकता प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। यानी भारत में संघीय शासन होते हुए भी, कनाडा से प्रभावित संघीय शासन व्यवस्था होते हुए भी देश के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता नहीं है, बल्कि एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता, और वह है भारतीय नागरिकता। ये हमारे संविधान की एक अनोखी विशेषता है कि संघीय शासन होते हुए भी नागरिकों के पास नागरिकता दो तरह की नहीं है, केवल एकहरी नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। ओके सर। अगली जो विशेषता आती है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, हर जगह, हर परिस्थिति में हर किसी को जो प्राप्त हो वो सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, हर जगह, हर परिस्थिति में हर किसी को जो प्राप्त हो वो यूनिवर्सल है, वो सार्वभौमिक है। तो आज हमने और आपने जिन चीजों पर अध्ययन किया बारीकी से, मैं समझता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, और इसी आशा के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।